Great good morning to all. I welcome all of you in Magadputra UPSC. Great good morning to all. जैसा सभी को मालूम है कि हम लोग लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका यह आखिरी वीडियो है, ठीक है। चैप्टर सेकेंड लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लोग क्रिटिसिज्म, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे किस प्रकार से पहले अगस्त प्लान आता है, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, किस प्रकार से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके कंपोजिशन कैसे होते हैं, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, फिर बहुत सारे मेजर कमिटीज और सब कमिटीज बैठती है, ठीक है, उसके रिपोर्ट मतलब आते हैं, उस पर बहस होता है और पूरे के पूरे कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर अंबेडकर एज ए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी उसे ड्राफ्ट करते हैं, फिर रिसोल्यूशन और प्रस्ताव के जरिए उसे पारित किया जाता है। तो ये तमाम जो है ना एक प्रोसीजर चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग का। लेकिन इसमें कुछ लूपहोल्स और कुछ लिमिटेशंस, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति शास्त्र के जो बड़े बड़े विद्वान हैं या फिर स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के प्रोसीजर्स को लेकर जो है इसके कुछ आलोचना भी करते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि इसके सीमाएं, लिमिटेशंस और इसके कुछ लूप होल्स, जो कमियां हैं, उसे उजागर करते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कह सकते हैं कि 5 बेसिक जो है कमियां उजागर की गई है। पहला है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी अगर कह सकते हैं एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन या स्थापना जो है भारत के जितने भी मेंबर्स थे वो एज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं गए थे, ठीक है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है नॉमिनेट भी, जैसे प्रिंसली स्टेट के जितने भी हो गए, जो भी राजे रजवाड़े थे वो इलेक्ट करके नहीं जाते, तो वो सिलेक्टेड मेंबर थे, मतलब अपने या तो खुद चले जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव मतलब सिलेक्ट करके वो नॉमिनेट करके भेजते थे। कुछ ऐसे मेंबर्स जो थे जो कि चुने तो जाते थे, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ जो है पीपल्स को राइट टू वोट था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि पूरी की पूरी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। मतलब अभी जो जैसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है कि भारत को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में सब डिवाइड किया गया है, वहां से एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं वो चुनकर जाते हैं, फिर कोई भी लॉ, कोई भी बिल को लाते हैं, उसे पारित किया जाता है। लेकिन उस वक्त का जो संविधान निर्माण हो रहा था वो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में ना वोट डाले गए थे, मतलब ऐसे ही थोड़ी बहुत जो कहीं कहीं अगर चुनाव हो गया तो हो गया, अदरवाइज दे आर दी सिलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, दे आर दी नॉट इलेक्टेड मेंबर्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कहने का मतलब है वो पूरे के पूरे आम जनमानस को, जो कॉमन पीपल था, उसकी भावनाओं को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। भले थे इंडियंस, ऑल मेंबर्स वर द इंडियन, बट एक होता है ना कि चुने हुए व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की भावनाओं का बहुत अधिक ख्याल रखते हैं, या फिर वहां की जो लोकल इश्यूज है उसको भी वहां उठाने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, या कुछ हद तक तर्कसंगत भी है। आगे है नॉट अ सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी कहने का मतलब है सोवरेन, जैसे अब इंडिया एक सोवरेन नेशन है, मतलब सोवरेन इन द सेंस संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य, जो कि किसी भी बाहरी लोगों के, किसी भी अंदरूनी लोगों के प्रभाव से विमुक्त हो, कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे आज भारत की फॉरेन पॉलिसी है, या भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी है, भारत की कोई भी पॉलिसी है, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कोई भी हो, वो भारत जो है अपने इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, पॉलिटिकल कोई भी चीज से संबंधित नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी राष्ट्र, अन्य राष्ट्र भारत को अपना जो है बात जो है थोप नहीं सकती है। भारत जो है कोई भी फॉरेन पॉलिसी, किसी भी देश से अगर रिश्ता अच्छे करने हो, किसी भी देश से रिश्ता अगर हमें मतलब जोड़ना है, किसी से तोड़ना है, तो अब नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डलेस, कह सकते हैं रिगार्ड ऑफ देयर टेरिटोरियल बाउंड्री, लैंड, मतलब जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। तो कह सकते हैं कि जो भी भारत के संविधान में जो विधि द्वारा जो है नियम कानून बनाए जाएंगे वो पूरी की पूरी तरह से एक प्रकार से भारत स्वतंत्र होकर बनाएगा, बिना किसी अन्य बड़े
या कह सकते हैं कि पड़ोसी, दुश्मन राष्ट्र हो, मित्र राष्ट्र हो, उसके हस्तक्षेप के। मतलब भारत अभी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर नॉट अ सोवरेन बॉडी। कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये एक अंग्रेजों के द्वारा लाए गए प्रपोजल, प्रस्ताव और रिसोल्यूशन के बाद जो है इसका जो है गठन किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक प्रकार से इसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, इसलिए इसे सोवरेन बॉडी का रूप में नहीं माना जाता है। लेकिन भले ही अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि इसके सारे मेंबर्स इंडियन थे। बिना अंग्रेजों के हस्तक्षेप के इसमें नियम कानून बने हैं। तो भले ही यह सोवरेन बॉडी ना हो, लेकिन इसके जो भी नियमावली हैं, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो पूरी की पूरी तरह से इंडियन बैठकर आपसी कह सकते हैं डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद जो है कोई भी कानून को फ्रेम किए हैं। आगे है टाइम कंज्यूमिंग। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे लगभग 2 साल से अधिक इसमें समय लगता है, ठीक है, हमारे भारत के संविधान को बनाने में, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इसका संविधान जो है मात्र 4 मंथ में जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो इसलिए जो है भारत के संविधान को बनाने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत ही अधिक समय मतलब एक जो अपेक्षाकृत लगनी चाहिए थी, उससे कहीं अधिक समय इन्होंने अपने संविधान को बनाने में ले लिया। इसके बहुत कारण भी थे। जैसे भारत के संविधान के निर्माण में कहा जाता है कि मोर देन 60 ऐसे अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है एक बार रिव्यू किया गया, एक बार उसे पढ़ा गया, और उस 60 से अधिक देशों के संविधान को, और जो भी अच्छे प्रोविजंस थे, जो भी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे अडॉप्ट करती है, उसे बोरो करती है। इसलिए जब हम लोग कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, एक बोरोड के फीचर, मतलब हम अन्य राष्ट्रों से, चाहे यूएस हो गया, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ब्रिटेन तो खैर वहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिला ही, तो बहुत सारे रसिया हो गया, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से हमने, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को हमने अडॉप्ट किया है, उसे बोरो किया है। तो भाई अगर 60 कॉन्स्टिट्यूशन से होकर गुजरना हो तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें हमें अधिक समय व्यय होगा, अधिक समय खर्च होगा ही। इसलिए इसे कहा गया है कि इट्स वेरी अ टाइम कंज्यूमिंग। आगे है डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं कि पार्टी थी, जो कह सकते हैं कि जिसका कि पूरे के पूरे भारत में जो है उसके ब्रांच थे, उसके मेंबर्स थे। तो कांग्रेस डोमिनेटेड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस कार्यकाल में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस वर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स वाज अ मूवमेंट, जिसके अंतर्गत जो है कम्युनिस्ट भी आते थे, सोशलिस्ट भी आते थे, राइट विंग भी आता था, लेफ्ट विंग भी आता था, एक्सट्रीमिस्ट भी होते थे, मॉडरेट भी होते थे, मिडिल पाथ वाले भी होते थे। तो उस वक्त जो है कांग्रेस मेंबर्स के तौर पर सबसे अधिक थे। लेकिन हिंदू महासभा हो गया, लेफ्टिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, या फिर सेंट्रिस्ट हो गए, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, सभी के मेंबर्स उस संविधान निर्माण में थे। कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर भी थे। तो ये बात सही है कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, बट सभी को जो है या कह सकते हैं कि एक प्रकार से मौका दिया गया अपनी बातों को, अपने पक्षों को रखने के लिए। और आफ्टर ए लॉन्ग डिटेल एंड डिलिबरेट डिस्कशन एंड डिबेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड। आगे है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। सही बात है भाई, जितने भी कांग्रेस के मेंबर्स वगैरह आज भी देखोगे तो बहुत सारे या तो वकील होंगे, मतलब स्वाभाविक सी बात, तो आप चाहे देख लो पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनफैक्ट महात्मा गांधी भी एक समय में एडवोकेट और वकील थे। तो या तो वो वकील हुआ करते थे या फिर वो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे। तो कहा जाता है लोअर पॉलिटिशियंस डोमिनेशन कह सकते हैं। जो आम मेंबर थे, जो जैसे कोई किसान हो गया, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कोई महिला हो गई, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, कोई मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत में, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर सारे के सारे पूरे भारत से नहीं आए थे, इसलिए कुछ चीजों का डोमिनेशन और कुछ चीजों का कम होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोअर पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन था। इस प्रकार से भी हमारा संविधान जो है बहुत ही लेंदी हो गया। डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा एकदम विस्तार से लिखा गया, डिलिब्रेट करके लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि जो लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, पूरे एकदम एक एक अक्षर करके वो लिखते हैं। तो लॉयर्स पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन था। और अगर आप अदर कोई स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, एज मतलब जैसे यूके वगैरह, यूएस वगैरह, तो इतना भी पूरा डिटेल में भरने नहीं मिलता है उसमें।
तो लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, तो ये कुछ जो है ना 4 से 5 हमने क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना जो कि स्कॉलर्स के द्वारा किया गया है उसके बारे में यहाँ बताने का मैंने प्रयास किया। एज जो है इट इज जो है लक्ष्मीकांत में इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ठीक है, इसकी इसी बुक से जो कह सकते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आज के क्लास में इतना है। आगे हम लोग अभी सारे चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, गवर्नर के क्या पावर है, राष्ट्रपति के पावर है, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे चैप्टर्स को आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग सब कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।